उत्तराखंड के पूर्व आईपीएस किशन चंद को विजिलेंस ने कोर्ट में किया पेश। भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी शुक्रवार को गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी। देहरादून एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी घोड़ासन गैंग का लीडर राजू दास गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शिरडी से हुई गिरफ्तारी। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। कोरोना को लेकर बरती जा रही सतर्कता। उत्तराखंड में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान। दोपहर 2 बजे के बाद होगी मतगणना, नतीजे आने के बाद होगा शपथ ग्रहण। मोदी सरकार का पूर्व सैनिकों को न्यू ईयर गिफ्ट, 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन। अब 25 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। 1 साल के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व आईपीएस किशन चंद्र कोर्ट में पेश किए गए हैं। विजिलेंस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। तो किशन चंद्र भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी हैं। तो शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई थी। विजिलेंस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व आईएफएस किशन चंद्र कोर्ट में पेश किए गए। विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश किया है। किशन चंद्र भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी है। तो शुक्रवार को गाजियाबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जी हाँ, पे बिल्कुल ठीक है। आय से अधिक संपत्ति में ये चार्जशीटेड हैं। इनकी जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन वाली फाइल है वो जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा, तो जिसके हम इन पे तुरंत प्रोसिक्यूशन शुरू कर देंगे। कुछ और भी गिरफ्तारियां होनी है इस मामले में? ये तो अब बयानों के बाद ही अब देखते हैं कि इनके गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ जो की जाएगी उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तय होगी। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। गाजियाबाद से शुक्रवार को आईएफएस की गिरफ्तारी हुई थी, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, विजिलेंस ने इनको गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल से कल शाम 5:40 में गिरफ्तार किया था, और इनको हल्द्वानी कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां से 14 दिन की हिरासत से इन्हें भेजा गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें ये वांछित थे। इनके हरिद्वार स्थित आवास से भी कुर्सी का नोटिस चिपकाया गया था, और इन्होंने कोशिश बहुत की थी, राजनीतिक संरक्षण से लेकर प्रशासनिक संरक्षण, ये हर तरीके की कोशिश इन्होंने की थी कि जिससे ये विजिलेंस के चंगुल से बच जाएं। लेकिन ये सारी चीजें इनकी कामयाब नहीं हुई, और क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में भी ये मजबूत पकड़ रखते थे। इनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर ज्वालापुर से हरिद्वार की विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी है पूर्व में, और इसलिए ये बड़े रसूख वाले माने जाते थे। लेकिन इस बार ये सारी चीजें इनकी बेकार साबित हुई, और अब ये न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। विजिलेंस इनसे कई सारी चीजें अभी और पूछताछ करेगी, क्योंकि अब तक इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया था, किसी भी तरह से पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया था, तो और चीजें इनसे निकल के सामने आएंगी। बिल्कुल, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसके अलावा और भी जो भ्रष्टाचार के मामले बताए जा रहे हैं, क्या उस बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए बिल्कुल, बहुत सारे मामले थे इनके खिलाफ। पाखरो रेंज में भ्रष्टाचार का मामला हो, अवैध पाटन हो, जिम कॉर्बेट रेंज में घोटाले का मामला हो, कई ऐसे निर्माण जिनके लिए स्वीकृति नहीं दी गई, कई जगह जो बहुमूल्य जो लकड़ियां थी उनके पटान को लेकर, इस तरह की कई गतिविधियां इनके द्वारा की गई थी, जिनको लेकर शिकायतें थी, और उन्हीं के चलते ये सारी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो किशन चंद्र को भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी बनाया गया है और उनको पेश किया गया है। तो देहरादून एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली, 1 लाख का इनामी घोड़ासन गैंग का लीडर राजू दास गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शिरडी से लीडर राजू दास को गिरफ्तार किया गया है। बड़े बड़े शोरूम को ये शिकार बनाते थे। हरिद्वार में भी घटना को अंजाम दे चुके थे। तो शिरडी में भी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये गैंग। तो बाकी सदस्यों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख का इनामी घोड़ासन गैंग का लीडर राजू दास गिरफ्तार किया गया है। तो देहरादून एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है।
और महाराष्ट्र की शिरडी से राजू दास की गिरफ्तारी हुई है। ये गैंग बड़े बड़े शोरूम को शिकार बनाते थे। हरिद्वार में भी घटना को उन्होंने अंजाम दिया था, वहीं शिरडी में भी ये बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जो गैंग के बाकी सदस्य, उनको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धारचूला में तटबंध में हो रहे निर्माण के विरोध में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की गई। नेपाल अपनी छोटी छोटी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। धारचूला में काली नदी के किनारे भारतीय क्षेत्र में चल रहे तटबंध निर्माण कार्य के दौरान नेपाल से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। भारतीय मजदूरों तथा निर्माण कार्य में लगे वाहनों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई। नेपाल की काली साजिश, नेपाल की सीमा की तरफ से पत्थरबाजी, उत्तराखंड की सीमा में हो रही पत्थरबाजी, तटबंध निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर पथराव। काली नदी पर तटबंध का निर्माण करा रहा है भारत। धारचूला में काली नदी के किनारे तटबंध का निर्माण, तटबंध के निर्माण का नेपाल कर रहा है विरोध। काली नदी में कटाव को लेकर हो रहा विवाद। नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि नेपाल की तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिसमें काम करना मुश्किल हो रहा है। दोबारा से पत्थरबाजी हुई है, लगभग 10-12 पत्थरबाजी हो गई है, जिससे कि आज हमारा 2 डंपर और 1 पोकलेट का शीशा टूट चुका है और हमारे एक डंपर के ड्राइवर के हाथ में चोट भी आई है। अगर इस तरीके से ही पत्थरबाजी होती रहेगी तो हम इस तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे और हमें प्रशासन से मदद की गुहार है। भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी के मैनेजर ने बताया कि पत्थरबाजी के दौरान उनको लाखों का नुकसान हो रहा है। हालात में यदि काम किया जाएगा तो जान का भी खतरा है। गुलेल से भी मार रहे हैं, पत्थर किसी के सर में लगता है तो इस स्थिति में काम घटगाड़ का हो पाना मुश्किल होगा। स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेपाल भारत के नागरिकों के सब्र की परीक्षा ले रहा है। नेपाल जो ये अपना इतना अभद्र व्यवहार कर रही है, भारत के धैर्य की परीक्षा ले रही है। कहीं ऐसा न हो कि इस धैर्य को खत्म होकर कहीं दोनों देशों के आम जनताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बार बार हम नेपाल से अनुरोध करते हैं कि ये हरकतें न किया जाए, लेकिन उनके तरफ से बार बार ये हरकतें किया जा रही, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल की प्रशासन के सामने ही पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो नेपाल की प्रशासन आखिर चुप क्यों है? नेपाल की काली नदी पर हो रहे निर्माण के विरोध में हो रहे पत्थरबाजी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि नेपाल अपनी छोटी हरकतों से कब बाज आएगा। धारचूला से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड दिया जाएगा। आज भारत के अंदर, हमारे नौ युवकों के अंदर जो प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, 2014 में 400-500 स्टार्टअप, आज मोर देन 80,000 स्टार्टअप हमारे ये भारत देश में। यह करिश्मा हमारे देश का नौजवान कर सकता है। इसे मैं कोई साधारण उपलब्धि नहीं मानता हूं। पिछले 8 सालों में आप जैसे उद्यमी युवाओं ने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए। आप में से बहुत लोग यूनिकॉर्न को जानते होंगे। जिस स्टार्टअप की कैपिटल $1 मिलियन से अधिक हो जाती है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। आज उनका नंबर 107, 108 से अधिक हो गया है और आपको जानकर यह खुशी होगी, ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं, हर महीने 7-8 ऐसे यूनिकॉर्न हमारे भारत देश में तैयार हो रहे हैं, यानी जिनके स्टार्टअप की कैपिटल अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन से अधिक है। यानी भारत के युवाओं में जो इंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से रही है, उसे आज नया विस्तार और नया आकार मिल रहा है। आप सभी के लिए एक संदेश है मेरे साथियों कि आज भारत में कोई भी अपनी योग्यता, परिश्रम और अपनी क्षमता से कुछ भी हासिल कर सकता है। साथियों, आज भारत हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। ऐसे में आप सभी एक नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा INS विक्रांत, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है।
इस देश को समर्पित किया है। पहले इस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में नहीं बनता था। दुनिया के 5-6 ऐसे देश थे जहां पर कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे बनाने की जिनके पास क्षमता थी। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पूर्व सैनिकों को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया गया और पहले इस योजना में 20,60,000 पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब संशोधन के बाद 25 लाख को इसका फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राजस्व पर 8500 करोड़ का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, जिसमें 23,638 करोड़ रुपए की राशि बनेगी। इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत्त होने वाले और परिवार पेंशन धारकों को मिलेगा। जिन रक्षा कर्मियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद वीआरएस ले लिया है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस अवधि के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर अब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 25,13,002 पर पहुंच गई। वन रैंक वन पेंशन का, उसकी रिवीजन का आपको ज्ञात होगा। वन रैंक वन पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार ने इसको 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेज के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए और इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज जब इसमें रिवीजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में सीएम धामी। आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी की ताबड़तोड़ बैठक। तो सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जीनोम सीक्वेंसिंग बूस्टर डोज पर सरकार का जोर। तो सीएम धामी ने बूस्टर डोज कैंप का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में हैं। आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने ताबड़तोड़ बैठकें की हैं। सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का बयान, उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट का केस नहीं है। कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई, सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो कोरोना को लेकर उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अभी प्रदेश में किसी भी तरह चिंताजनक हालात नहीं है। अभी तक नए वेरिएंट BF7 का कोई मामला उत्तराखंड में नहीं आया, लेकिन फिर भी सतर्कता बरती जा रही है। सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके लिए अल्मोड़ा, हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की गई। BF7 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, उसके कोई केसेस अभी फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और से जो लोग आते हैं और बाकी जो रेल वगैरह से जो आते हैं, तो सर्वेलेंस तो है, लेकिन अभी फिलहाल कोई टेस्टिंग इत्यादि और RT-PCR वगैरह की कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता है, जैसे भारत सरकार से गाइडलाइन प्राप्त होते हैं, हम वैसा करेंगे। पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार से बूस्टर डोज भेजे जाने की मांग की। अब तक जिले में महज 22.6% लोगों को बूस्टर डोज लग पाए हैं, जिनमें 18 से 59 साल तक के लोग शामिल हैं। जबकि कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की भारत में दस्तक होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। हालांकि जिले में स्वास्थ्य विभाग पहली डोज का लक्ष्य 100% पूरा कर चुका है।
हमारा फर्स्ट डोज 100% कंप्लीट है और जो सेकंड डोज थी हमारा उसके सापेक्ष में 95% कंप्लीट हुआ है डिस्ट्रिक्ट में। और जो बूस्टर डोज है उसमें जो हमारे पास 18 से जो 59 साल तक के जो हमारे टारगेट थे वो थे 3,46,561, जिसमें से 78,216 को बूस्टर डोज लगा दी गई है। हमारे जितने ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको भी आज लेटर जारी कर दिया गया है कि वो अपनी तैयारियां कर लें। और देहरादून में क्रिसमस और नए साल के मौके पर उत्तराखंड में लाखों लोगों की भीड़ देश के कोने कोने से पहुंचेगी और ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के जश्न के मौके पर लोगों को यह समझना होगा कि आपका जश्न दूसरों के लिए मुसीबत न बने। लोग जश्न मनाएं लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखें। भीड़भाड़ और ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे बड़ी यही चुनौती है। देखिए, हमारी तैयारियां पूरी हैं, किंतु मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने कोविड के खतरे को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने की भी अपील की गई है। कोविड-19 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर एसओपी जारी कर दी है, जिसके बाद हरिद्वार प्रशासन ने लोगों से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाने की अपील की है। जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत है वो लोग RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। SDMA की तरफ से एक जारी हुआ है और उसी के क्रम में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी हम लोगों ने एक आदेश जारी किया है। अभी बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको अब स्वयं पर आप नियंत्रण रखने की जरूरत है। जैसे हम भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, अगर जाएं तो वहां मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये सब हम लोगों ने शुरुआत एक आदेश कर दिया है। धर्म नगरी हरिद्वार में रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे कोविड संक्रमण के खतरे की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में कोरोना की टेस्टिंग करने के आदेश भी दिए गए हैं। मेला चिकित्सालय को पहले से ही DCSC घोषित किया गया है, तो यहाँ पे पूरे थ्रू आउट हमने बिना इंटरप्शन के कोविड की गाइडलाइन का शुरू से हम पालन कर रहे हैं। जो जाँच हमारे पूरे साल भर होती रही है, अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, अब थोड़ी संख्या बढ़ गई है, तो शायद जनता में भी जागरूकता आई है कि जांच कराना आवश्यक है। और जो हमारा स्टाफ है वो पूरा मास्क लगा के अपनी ड्यूटी पर तैनात है, कर रहा है। और साथ में हमारी जो मशीनें हैं, हर हफ्ते हमारे यहाँ पे एक चेकअप राउंड चलता है। हालांकि जिला प्रशासन के मुताबिक अभी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक भी किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर, एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट। रश्मि लमगड़िया के समर्थकों ने मारपीट का आरोप लगाया, तो मारपीट के दौरान गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। वोट देने कॉलेज आ रहे छात्रों की गाड़ियां रोकने का भी आरोप। तो कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, तो एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट हुई है और तस्वीरें देखिए। तो हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर छात्रों के गुट आपस में भिड़े हैं और प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी यहां पर की गई। एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट हुई है। हल्द्वानी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, मारपीट के दौरान गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, ऐसा आरोप है। वहीं लक्सर में भी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। छात्र संघ चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान के लिए छात्रों में देखने को मिल रहा है उत्साह। महाविद्यालय परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। लक्सर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। छात्र संघ चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान जारी है।
मतदान के लिए छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो महाविद्यालय परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं ऋषिकेश के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह, तो अलग अलग अंदाज में प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। एबीवीपी के ऋतिक पाठक और एनएसयूआई की साक्षी तिवारी में टक्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ऋषिकेश के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव और चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग अंदाज में प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू है। 10 पदों के लिए मतदान लगातार जारी है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र संघ चुनाव का मतदान हो रहा है। छात्रा उपाध्यक्ष पद पर पहले ही निर्वाचन हो चुका है। वहीं एमबीपीजी कॉलेज में इस बार अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां एबीवीपी के कौशल बिरखानी, एनएसयूआई के सूरज भट्ट और एबीवीपी की बागी रश्मि लमगड़िया के बीच कड़ी टक्कर है। 3 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। दोपहर 2 बजे तक मतदान के बाद 3 बजे से मतगणना शुरू होगी। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, पूरी पुलिस की टीम पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है और इसमें रात में ही यहाँ धारा 144 की लागू कर दिया गया था और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। वोट देने आए हैं, हमारे अंदर बहुत उत्साह, पहली बार वोट दे रहे हैं। 3 साल बाद यहाँ फिर से कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं। हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे लिए काम करे, कुछ हमारे भलाई के लिए करे। उत्साह तो मेरे अंदर काफी है और खुशी भी हो रही है कि 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और मैं यही चाहूंगा कि जो भी प्रत्याशी चुना जाए वो हमारे कॉलेज के लिए काफी अच्छा करे। यहाँ पर एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव है, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। 4 से 5 हमारे थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं और 3 कंपनी 1 प्लाटून पीएसी को भी अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया है। रूट डाइवर्जन किया गया है, भारी वाहनों को इस बीच में नहीं आने दिया जा रहा है। एमबीपीजी के सामने ज्यादा जमावड़ा ना हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं टिहरी गढ़वाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस कस्टडी में ग्रामीण की मौत का मामला। पुलिस थाना अध्यक्ष समेत 9 पर केस चलाने के आदेश। बौराड़ी अस्पताल के तत्कालीन डॉक्टर को समन जारी, तो कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 21 मई 2011 के मामले में कोर्ट का आदेश आया। तो टिहरी गढ़वाल में इस वक्त की बड़ी खबर वहां से आ रही है, पुलिस कस्टडी में ग्रामीण की मौत का मामला। पुलिस थानाध्यक्ष समेत 9 पर केस चलाने के आदेश। तो बौराड़ी अस्पताल के तत्कालीन डॉक्टर को समन जारी, कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज किया। 21 मई 2011 के मामले में कोर्ट का आदेश आया। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। 6ठे दिन भी बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बर्खास्त कर्मचारियों के बच्चे भी प्रदर्शन में मौजूद हैं, तो बच्चे पेंटिंग के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं, माता पिता की नौकरी वापस दिए जाने की गुहार कर रहे हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का 6ठे दिन भी विधानसभा के सामने प्रदर्शन जारी है। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के साथ उनके बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। विधानसभा बर्खास्त कर्मचारियों के बच्चों के जो वहां पर मौजूद हैं, वो पेंटिंग के जरिए विधानसभा स्पीकर से उनके माता पिता को दोबारा नौकरी में लिए जाने की गुहार कर रहे हैं। और उसके बाद से जो भी एम्प्लॉयज थे, जैसे कि जो भी मेरे पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसके वजह से 3 मंथ से मेरी कॉलेज की जो पेमेंट्स है वो ड्यू है। इसीलिए मेरे पेरेंट्स को कॉलेज पे बुलाया गया और उसके बाद फी ड्यूज पे ऑफ ना होने के कारण तो मुझे कॉलेज से वार्निंग्स दी गई हैं। तो उसके बाद इसलिए हम यहाँ पे आए ताकि रितु खंडूरी मैम जो है वो फ्रंट फुट पे आके बताएं कि क्या है, ये कौन सा जस्टिस है। वहीं हल्द्वानी से बड़ी खबर, सुशीला तिवारी अस्पताल में हंगामा। इमरजेंसी में भिड़े डॉक्टर और मरीज के तीमारदार। तो डॉक्टर पर शराब के नशे में इलाज करने का आरोप। अस्पताल में हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में हंगामा हुआ है। इमरजेंसी में डॉक्टर और मरीज के तीमारदार भिड़े हैं। डॉक्टर पर शराब के नशे में इलाज करने का आरोप है। अस्पताल में हंगामे का वीडियो भी सामने आया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के आदेश दिए और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है एक डॉक्टर जो कि नशे में धुत नजर आ रहा है, उससे बहस करते हुए नजर आ रहे हैं तीमारदार और मरीज।
देहरादून से बड़ी खबर, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा बयान। प्रदेश में कराया जाएगा किसानों का सर्वे। सहकारिता किसान कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों का होगा सर्वे, तो रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पिछले 5 सालों में सहकारिता विभाग ने प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा किसानों को सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत लाभ मिल रहा है। प्रदेश में हजारों की तादाद में सहायता समूह हैं जिनको बड़े पैमाने पर मदद दी गई। कोऑपरेटिव विभाग में इन 5 सालों में जो सहकारिता किसान कल्याण योजना चलाई है, लगभग 7.5 लाख लोगों को अभी तक लाभ मिल गया है 0% में, और 5,000 से ज्यादा समूह को भी जो है हमने ऋण दिया है। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने ऋण दिया है। अभी हमने एक सर्वे करा रहे हैं कि जिन जिन किसानों ने ऋण लिया है उनकी इनकम कितनी हुई है, तो एक रिपोर्ट हम सरकार को और मुख्यमंत्री जी को भी देने वाले हैं। प्रदेश में क्लस्टर खेती को बढ़ावा देने पर काम। प्रदेश में घसियारी योजना लागू करने की तैयारी, तो कई जिलों में घसियारी योजना के बेहतर परिणाम। सहकारी समूह में सचिवों की पारदर्शी नियुक्ति होगी। पारदर्शी नियुक्ति के लिए नीति तैयार की जा रही, तो समितियों में सचिव पारदर्शी तरीके से नियुक्त करेंगे। उत्तराखंड में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ये जानकारी दी कि क्लस्टर बेस खेती की जाएगी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी, क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और 2 रुपए का साइलेज मिल रहा है। हमारे किसान उससे बहुत खुश हैं, हमारे पशुपालक भी बहुत खुश हैं। एक सचिवों की नियमावली बना रहे हैं और नियुक्तियां कैसे पारदर्शी हों नीचे पैक्स में, उसके लिए भी क्योंकि प्रदेश स्तर पे तो हमने कर दिया है कि भाई वो जो है जैसे भारत सरकार कराती वैसे हम कराते हैं, लेकिन नीचे कैसे पारदर्शी नियुक्तियां हों इसके लिए भी एक नियमावली बनाई जाएगी। तो पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।